Hello everyone. So this is your grammar solution video discussion for test 2 of batch 3 Samadhan students, right? So the first question is rewrite the sentences as directed. First is he does not love his daughter, full stop, he does not love his wife either. आपको डायरेक्शन है, you have to join the sentence into one by using neither nor. ओके तो नाइदर नोर क्या है आपका सबसे पहले बता होना चाहिए. नाइदर नोर इज अ कोरिलेटिव कंजंक्शन विच जॉइंस द सेम रैंक ऑफ स्ट्रक्चर. सेम रैंक ऑफ स्ट्रक्चर से मतलब है अगर नाइदर के बाद अगर आप वर्ब लिखेंगे या ऑब्जेक्ट लिखेंगे या फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद नोर के बाद भी आपको वर्ब सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट ही लिखना पड़ेगा. दैट मीन्स दिस नाइदर नोर कनेक्ट द सेम रैंक ऑफ स्ट्रक्चर. तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने इसमें गलती की है, उन्होंने लिखा है ही नीदर लव्स हिज डॉटर नॉर हिज वाइफ. तो नीदर के बाद जब लव आ गया जो कि एक वर्ब है, तो नोर के बाद भी आपको एक वर्ब ही इससे ज्वाइन करनी पड़ेगी, तभी आपका आंसर ठीक हो पाएगा. तो ये गलती मत कीजिएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. इसमें आपको क्या करना है, आपको वर्ब जो है कंजंक्शन से पहले लिखनी है और जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं वाइफ एंड डॉटर वो आपको कंजंक्शन के बाद लिखना है, राइट. सो ही डज नॉट लव नीदर हिज डॉटर नॉर हिज वाइफ. नेक्स्ट इज मच दो आई वॉन्टेड आई कुड नॉट रीच हर. आपको डायरेक्शन दी गई है, आपको हावेवर का यूज़ करके इसको दोबारा से रीराइट करना है. तो सबसे पहले हावेवर एक कंजंक्शन है जो कि यूज़ होता है अपोजिट रीज़न के लिए, ठीक है. आपकी स्टेटमेंट में दो चीज़ें होंगी, एक रीज़न होगा एक रिजल्ट होगा. तो आपको रीज़न वाले में इसको यूज़ करना है. तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए इसमें रीज़न कौन सा है. दोनों जो ये क्लॉज लिखी हुई हैं इसमें रीज़न कौन सा है और रिजल्ट कौन सा है. तो अगर देखेंगे ध्यान से आई कुड नॉट रीच हर, तो ये है रिजल्ट. मच दो आई वांटेड ये हो गया आपका रीज़न, तो इसको आपको चेंज करना होगा. हाउ एवर मच आई वांटेड ये आपका अपोजिट रीज़न हो गया. आई कुड नॉट रीच हर ये आपका रिजल्ट हो गया, राइट. नेक्स्ट इज एज सुन एज द कंसर्ट एंडेड इट बिगेन टू रेन. आपको डायरेक्शन दी गई है, आपको रिप्लेस करना है एज सुन एज विद हार्डली मेकिंग एनी अदर सुटेबल चेंजेस. एज सुन एज को रिप्लेस करना है हार्डली से और उसके साथ ही अगर कोई सूटेबल चेंजेस आपको करने पड़े तो आप कर सकते हैं. ये आपको डायरेक्शन दी गई है. दिस इज नॉट अ नॉर्मल क्वेश्चन. यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ये सब इंग्लिश के क्वेश्चन. जो आपका सिविल सर्विस एग्जाम में कंपलसरी इंग्लिश का जो आपका पेपर होता है उसमें से ये सभी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं. तो बार बार रिपीटिशन होते हैं. सेम जो आपके सिविल सर्विसेज में कंपलसरी इंग्लिश में क्वेश्चन आते हैं उन्हीं से रिपीटेशन आपका सीएपीएफ एग्जाम में आता है. तो उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए. प्रैक्टिस के लिए वो बहुत अच्छा सोर्स है, राइट. हालांकि आपको उनका सॉल्यूशन कहीं पे नहीं मिलेगा. सो बहुत इसमें एनर्जी लगती है उसके सॉल्यूशन तैयार करने में, उसको डिस्कस करने में. तो उसको प्लीज़ ध्यान से देखिए. आपके एग्जाम में आपके पूरे जो कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ से इन जो वीडियो की डिस्कशन से अच्छी तरह क्लियर हो सकते हैं. तो आपको डायरेक्शन दी गई है एज सुन एज को आपको रिप्लेस करना है हार्डली से. तो जब भी आपको पता है हार्डली का आप यूज़ करेंगे सेंटेंस की बिगनिंग में. जब भी आप सेंटेंस की बिगनिंग में हार्डली का यूज़ करेंगे तो हार्डली एक एडवर्ब है. एडवर्ब का अगर आप सेंटेंस की बिगनिंग में यूज़ करेंगे तो आपको इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा. इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ क्या है, मतलब सब्जेक्ट से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी पड़ेगी. ये इसका मतलब है, ठीक है, हार्डली. तो इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें क्या है, एक्शन को ज़्यादा एम्फोसिस दिया जाता है. इसका मतलब है हार्डली डिड द कंसर्ट एंडेड, मतलब वो एक्शन पूरा भी नहीं हुआ था. इट बिगेन टू रेन, राइट. इसको लिखने के दो तरीके हैं इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब को. अभी जो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया है, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और दूसरा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. ये मेरा पास्ट परफेक्ट है और ये मेरा पास्ट इंडेफिनिट है. दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस ये है, पास्ट परफेक्ट में क्लियरली दिख रहा है कि हार्डली द कंसर्ट एंडेड बट इट बिगेन टू रेन, ठीक है. कंसर्ट एंड भी नहीं हुआ था और रेन शुरू हो गई थी, ठीक है. तो इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस आप यूज़ कर सकते हैं. लेकिन इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ किया है. इसका मतलब है इसमें आपको नहीं पता कि कौन सा एक्शन पहले हुआ है. इसमें एक्शन का आपको पता है कि कंसर्ट पहले एंड हुआ, उसके लिए आपने पास्ट परफेक्ट यूज़ किया, उसके बाद रेन हुई. तो जो एक्शन पहले होता है उसको आप परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं. तो ये इसका मतलब है. हालांकि दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं. एक और तीसरा तरीका ये है कि आप इसको इन्वर्टेड फॉर्म में ना बनाएं, आप इसको डायरेक्टली एक असर्टिव फॉर्म में बना सकते हैं, राइट. वो कैसे, आप जो एडवर्ब है वो एडवर्ब आप वर्ब के साथ लिख लीजिए डायरेक्टली. द कंसर्ट हैड हार्डली एंडेड बट इट बिगेन टू रेन, राइट. अब ये आपके क्वेश्चन होना चाहिए कि बट आपने यूज़ क्यों किया, येट बट नेवरदलेस, क्योंकि ये सभी आपके कंजंक्शंस हैं. कंजंक्शन फॉर अपोजिट रिजल्ट, राइट. तो येट बट एंड नेवरदलेस तीनों में ये सेम यूज़ कर सकते हैं आप. यहाँ पे बट की जगह येट भी लिख सकते हैं और नेवरदलेस भी लिख सकते हैं.
ठीक है, तीनों ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो ये सेम कंजंक्शन जो नेगेटिव रिजल्ट को डिनोट करते हैं ये यूज़ कर सकते हैं, येट, बट एंड दिस नेवरदलेस। नेक्स्ट इज ही वॉज सो नर्वस दैट ही कुड नॉट परफॉर्म वेल इन द इंटरव्यू। आपको डायरेक्शन दी गई है, आपको यूज़ करना है टू और टू का कॉम्बिनेशन। अगेन कोरिलेटिव कंजंक्शन का क्वेश्चन है। कोरिलेटिव कंजंक्शन मैंने आपको बताया था, उसके बाद आपको क्या लिखना होता है, टू के बाद एक इन्फिनेटिव का यूज़ करना होता है इस वाले केस में स्पेसिफिकली, जहाँ पे आप टू और टू का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, ये वाला टू और ये वाला टू, इसके साथ आपको इन्फिनेटिव लिखना होता है, राइट। तो ये लिखिए, इसमें क्या करना है आपको, ही वॉज टू नर्वस। अब सो और दैट का हमेशा एक पेयर होता है, जहाँ पे सो होगा वहाँ पे दैट होगा, जहाँ पे टू होगा वहाँ पे टू होगा। ठीक है, सो दैट टू एंड टू, ये पेयर आपको हमेशा मिलेंगे। जब सो आप हटाएंगे तो उसके साथ आपको दैट कंजंक्शन भी ड्रॉप करना पड़ेगा। जब आप दैट कंजंक्शन ड्रॉप करेंगे वहाँ पे आप टू जो प्रपोजिशन है वो यूज़ करेंगे, इसके साथ इन्फिनेटिव लगाएंगे, तो इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा बट मीनिंग सेम रहेगा, राइट। तो कैसे करेंगे, ही वॉज, सो को ड्रॉप करके टू नर्वस जो कि आपका एडजेक्टिव है, जो आपकी बी लिंकिंग वर्ब है वो ही से कनेक्ट कर रहा है, तो ही को डिफाइन कर रहा है नर्वस, राइट। और उसके बाद आपने टू यूज़ किया, टू के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी पड़ेगी इन्फिनेटिव बनाने के लिए, टू परफॉर्म वेल इन द इंटरव्यू। नेक्स्ट इज, एज द बस टू द एयरपोर्ट वॉज लेट ही कुड नॉट कैच द प्लेन। अब आपको जो डायरेक्शन दी गई है वो ये है कि आपको सेंटेंस स्टार्ट करना है हैड द बस नॉट। तो ये आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना पड़ेगा कि ये कौन से स्ट्रक्चर का है, कौन से कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। ये आपका कंडीशनल का है, और कंडीशनल में भी तीन टाइप के कंडीशनल होते हैं, ओपन कंडीशनल, क्लोज कंडीशनल, सेमी क्लोज कंडीशनल, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका क्लोज कंडीशनल से है। तो क्लोज कंडीशनल में क्या होता है, क्लोज कंडीशनल आर दो सिचुएशन विच आर अनरियल, फर्स्ट ऑफ ऑल इमेजिनेटिव, और जो जिनका रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है वो है आपकी क्लोज कंडीशनल। ओपन कंडीशनल क्या होती है, ये प्रोबेबल है, हो सकती है, इनका जो रियल सिचुएशन में यूज होता है। सेमी क्लोज क्या है, इम्प्रोबेबल है, राइट, और इम्प्रोबेबल है, इमेजिनेटिव है, अनरियल सिचुएशन है। और क्लोज जो है आपका पास्ट में जाके आपको इमेजिन करना पड़ता है। ये दोनों जो सिचुएशन है ये आपकी प्रेजेंट में इमेजिनेशन है, और जो ये क्लोज है ये आपकी पास्ट में जाके इमेजिनेशन है, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने बोला कि हैड द बस्ट, बिगिन आपको करना है हैड से आपको सेंटेंस का बिगिन करना है, राइट। तो इसके दो तरीके हैं, आपको सोल्व कर सकते हैं, कोई भी तरीका आप सोल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने किया, हैड द बस टू द एयरपोर्ट नॉट बीन डिलेड वी कुड हैव कैच द बस। देखिए अब मैंने हैड का यूज़ किया, हैड द बस टू द एयरपोर्ट नॉट बीन डिलेड, ये पैसिव बना दिया मैंने यहाँ पे, हैड प्लस बी की थर्ड फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड प्लस बीन तो मेरा बन गया पास्ट परफेक्ट, राइट, क्योंकि पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए आपको हैव की फॉर्म के साथ या फिर हैड की फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। तो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी की वर्ब थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन। और आपको हमेशा पता है बी के साथ कभी भी आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दें तो वो आपका बन जाता है पैसिव। तो मैंने बी के साथ डिलेड यूज़ कर लिया तो मेरा पैसिव बन गया। तो इसका मतलब है हैड द बस टू द एयरपोर्ट नॉट बीन डिलेड, अगर एयरपोर्ट पे जो बस है वो डिले नहीं की जाती तो हम वी कुड हैव कैच दैट प्लेन। तो इसका मीनिंग होता कि हम वो प्लेन को कैच कर सकते थे। लेकिन सिचुएशन आपको पता है, अगर आप इसका मीनिंग देखेंगे ना तो वो बस टाइम पे आ पाई और ना आप एयरप्लेन को कैच कर पाए। तो ये है आपका क्लोज्ड कंडीशनल, जिसमें आप पास्ट में जाके इमेजिन करते हैं और उसका रिजल्ट आ भी चुका होता है। रिजल्ट क्या है, वी कुड नॉट हैव कैच द प्लेन, मतलब हम प्लेन नहीं पकड़ पाए। उसके बाद दूसरा क्या तरीका है कि आपने इसमें नेगेटिव बनाया लेकिन आप इसमें पॉजिटिव बना सकते हैं। दूसरे वाले कंडीशन में हैड द बस टू द एयरपोर्ट रीच्ड अर्ली, ठीक है, यहाँ पे उसको डिले ना किया जाता, और दूसरा अगर वो टाइम पे आ पाती। तो दोनों के मीनिंग सेम है अगर आप इसे डराइव करेंगे, बट थोड़ा सा वर्ड्स में चेंजेस है। हैड द बस टू द एयरपोर्ट रीच्ड अर्ली वी कुड हैव कैच द प्लेन। तो ये आपका पास्ट रिजल्ट हो गया, और ये आपकी दोनों है पास्ट कंडीशन, पास्ट की इमेजिनेशन। नेक्स्ट इज द जज सेड टू द विटनेस वर यू प्रेजेंट एट द सीन ऑफ क्राइम। आपको डायरेक्शन दी गई है चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार पूछा जाता है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने का क्या तरीका है, सबसे पहले आपको पता लगाना है कि आपको जो रिपोर्टिंग वर्ब है, दिस इज रिपोर्टिंग वर्ब, जो आपका सेमी कोमा से इस तरफ होती है वो रिपोर्टिंग वर्ब, उसके बाद ये होती है आपकी रिपोर्टिंग स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब में जब भी आपको सैड टू दिया जाता है वो आपको चेंज करना होता है आस्क्ड में, राइट। द जज आस्क्स द विटनेस, और ये जो आपको कोमा जो पेरेंथेसिस है ये आपको ड्रॉप करनी है, इसकी जगह आपको क्या यूज़ करना है, कंजंक्शन। अगर आपकी इस रिपोर्टिंग स्पीच में बिगनिंग हो रही है किसी भी
हेल्पिंग वर्ब से, तो आपको वहाँ पे इफ़ या फिर वेदर कंजंक्शन का यूज़ करना होगा। अगर वहाँ पे WH फैमिली, हु, व्हेन इस तरह से कोई यूज़ हो रहा है वर्ड, तो वहाँ पे आप कंजंक्शन यूज़ नहीं कर सकते, इफ़ और वेदर का यूज़ नहीं होगा, सिर्फ आपको वही वर्ड दोबारा लिख देना है, हु और व्हेन, ठीक है, क्योंकि वो भी इंटेरोगेटिव क्वेश्चन ही होगा। तो इफ़ आप यूज़ करेंगे या फिर वेदर, तो इफ़ मैंने यूज़ किया है। उसके बाद जो आपका यू है, यू आपका सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। अब ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब है द विटनेस। अब द विटनेस का आप प्रोनाउन क्या हो सकता है? ही, तो ही प्रोनाउन आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। उसके बाद जो आपको टेंस दिख रहा है इसका, वर से आप इसका कौन सा टेंस दिमाग में लगा सकते हैं, वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जब भी मतलब इसको आपको चेंज करना होता है, आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना होता है, राइट। हैड बीन प्रेजेंट एट द सीन ऑफ क्राइम, और जो इसमें क्वेश्चन मार्क है वो आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। क्वेश्चन मार्क इज ड्रॉप्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच, राइट। नेक्स्ट इज आई हैव नेवर केप्ट अ पेट एज आई डोंट एंजॉय देयर कंपनी। आपको रीराइट करना है सेंटेंस बिगनिंग विद सिंस। सिंस देखो दो इसके तरीके होते हैं यूज़ करने के। जब सिंस एज ए प्रपोजिशन यूज़ होता है, सिंस एज ए प्रपोजिशन वो एक पॉइंट ऑफ टाइम का काम करता है, राइट। जैसे आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, तो वहाँ पे सिंस एज ए प्रपोजिशन काम कर रहा होता है और वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है। लेकिन जब सिंस एज ए कंजंक्शन यूज़ होता है तो उसका मीनिंग होता है बिकॉज। तो बिकॉज, तो कंजंक्शन जब भी यूज़ होता है एज ए सिंस, उसके बाद एक पूरी क्लोज लिखते हैं आप, क्योंकि सिंस एक कंजंक्शन है जो कि दो क्लोज को जोड़ेगा। तो सिंस आई डोंट एंजॉय द कंपनी ऑफ पेट्स आई हैव नेवर केप्ट दैम, राइट। ये एक तरीका है इसको यूज़ करने का। अब यहाँ पे आई डोंट एंजॉय द कंपनी, इसी के साथ क्यों आप सिंस यूज़ करेंगे? क्योंकि ये आपका रीज़न है। आई डोंट एंजॉय देयर कंपनी इज़ द रीज़न, तो आप रीज़न के लिए सिंस लगाएंगे ना, राइट। यहाँ पे आप सिंस नहीं लगा सकते, सिंस आई हैव नेवर केप्ट अ पेट, राइट। तो यहाँ पे आप सिंस नहीं लगा सकते, सिंस इज़ यूज फॉर अ रीज़न, और इसके लिए रीज़न ये है और रिजल्ट ये है। दिस इज़ द रिजल्ट एंड दिस इज़ द रीज़न। आई होप आप इससे कुछ। सो नेक्स्ट इज हैज़ एनीवन एवर हिप्नोटाइज यू। आपको रीराइट करना है यूजिंग पैसिव स्ट्रक्चर। पैसिव स्ट्रक्चर का यूज़ करके रीराइट करना है। ये आपका एक्टिव में है। एक्टिव और पैसिव आइडेंटिफिकेशन आपको आ गई होगी अभी तक शायद, और ये क्योंकि एक्टिव का है, हालांकि जो सेंटेंस है आपका इंटेरोगेटिव है, लेकिन ये आपका एक्टिव सेंटेंस है। तो एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करने का क्या तरीका है? जो आपके सेंटेंस में एज अ ऑब्जेक्ट होगा वो आपको एज ए सब्जेक्ट यूज़ करना है, और जो एज ए सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करना है। और आपकी जो वर्ब होगी हैज़ हिप्नोटाइज, उसको आप किस में चेंज करेंगे? पैसिव फॉर्म में, ठीक है। तो यू आपने यूज़ किया एज ए सब्जेक्ट, उससे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब लगाई हैव, क्योंकि यू के साथ आप हैव लगाते हैं। उसके साथ आपको बीन लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये टेंस कौन सा है? सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए। प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है ये, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि हैज़ हिप्नोटाइज, हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसको भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन साथ में ही उसको पैसिव भी बनाना पड़ेगा। तो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव के साथ बी की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी बीन, ठीक है। ये आपका बन गया परफेक्ट। उसके साथ आपको पैसिव बनाना है, तो बी के साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी पड़ेगी, जो कि होगी हिप्नोटाइज्ड। हिप्नोटाइज, ये आपका बन गया पैसिव स्ट्रक्चर, राइट। दे विल एंजॉय द प्रोग्राम, क्वेश्चन मार्क है, आपको एक ऐड अ क्वेश्चन टैग ऐड करना है। इस पर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पूरे मतलब क्लास ले चुका हूँ मैं आपकी, जितने भी आपके अभी तक 2011 से 2021 तक क्वेश्चन आ चुके हैं क्वेश्चन टैग पे, थोरोली हम उसको कवर कर चुके हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया था सेम CAPF 2019 में, दे विल बी अराइविंग सून, आपको सूटेबल क्वेश्चन टैग देना था यहाँ पे, तो क्या दे सकते थे आप? वॉन्ट दे। सिमिलर क्वेश्चन पूछा है आपसे सिविल सर्विस एग्जाम में, कंपलसरी इंग्लिश क्वेश्चन में, राइट। कंपलसरी इंग्लिश जो लैंग्वेज का जो एक पेपर होता है, उसमें ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसको आप थोरली प्रिपेयर कर दीजिए। सिविल सर्विस एग्जाम में जो कंपलसरी जो लैंग्वेज पेपर होता है, उसमें बहुत कुछ है सीखने के लिए। सो राइट, अब देखिए आपको क्वेश्चन टैग सप्लाई करना है। इसका क्वेश्चन टैग सप्लाई करने के लिए दो चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वहाँ पे आपको जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रही होगी वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखनी है, राइट। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखेंगे, जैसे विल, आपको इसने विल नॉट को कैसे यूज़ करेंगे? वॉन्ट, ये एक तरीका है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आएगा। ऐसे नहीं लिख सकते आप, विल नॉट नहीं लिख सकते, यू हैव टू राइट इन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, राइट। दूसरा, आपको प्रोनाउन लिखना पड़ेगा, जो भी आपको सेंटेंस में प्रोनाउन दिया होगा। यहाँ पे प्रोनाउन है दे, तो यहाँ पे वॉन्ट दे आ जाएगा, और जो इसकी सेंस है वो है पॉजिटिव,
दे विल एंजॉय द प्रोग्राम। ये एक पॉजिटिव सेंस है। अगर पॉजिटिव सेंस है तो आपको जो क्वेश्चन टैग देना होगा वो नेगेटिव सेंस का देना होगा, राइट। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव बन जाता। नेक्स्ट इज इफ़ यू आर गोइंग आउट टेक एन अम्ब्रेला एज इट इज क्लाउडी टुडे। आपको डायरेक्शन दी गई है, आपको सेंटेंस बिगिन करना है इट बीइंग। देखिए इट बीइंग, इट इज़ यूज फॉर होम, किसके लिए यूज़ हुआ यहाँ पे, इट इज़ यूज फॉर वेदर। इट जो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इसमें यूज़ किया है वो वेदर के लिए है। इट बीइंग क्लाउडी टुडे यू शुड टेक एन अम्ब्रेला इफ प्लानिंग टू गो आउट। देखो ये एक तरीका है लिखने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते, ये तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा इट, क्योंकि आपको डायरेक्शन दी गई है बिगिनिंग विद इट। सो इट बीइंग क्लाउडी टुडे यू आर एडवाइज्ड टू टेक एन अम्ब्रेला। तो आप उसको पैसिव भी बना सकते हैं यहाँ पे सेंटेंस में। यू आर एडवाइज्ड मतलब आपको एडवाइस किया जा रहा है, ये पैसिव सेंटेंस हो गया आपका। और ये क्या हो गया आपका, यू शुड टेक एन अम्ब्रेला, ये आपका एक डायरेक्शन दी जा रही है उसको, यू शुड टेक एन अम्ब्रेला इफ प्लानिंग टू गो। और डायरेक्शन दी जाती होती है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, इंपेरेटिव, जिसमें भी ऑर्डर एडवाइस दी जाती है उसको इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, राइट। तो यू शुड टेक एन अम्ब्रेला इफ प्लानिंग टू गो आउट, यहाँ पे गोइंग आउट नहीं होगा, गो आउट होगा। नेक्स्ट इज आपको रीराइट करना है। आपको काफ़ी सारे इसमें फ्रेजल वर्ब दी गई है, लेंथ एंड ब्रेड्थ, रैंक एंड फाइल, थॉर इन द फ्लैश, मूव, हेवन एंड अर्थ, स्टेप इनटू समवन्स बिजनेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी रिपीट हो सकती है आपकी CAPF एग्जाम में, क्योंकि मैंने देखा है बार बार रिपीटेशन हो रहा है सेम का। सिविल सर्विसेज में जो आता है वो CAPF में पूछ लिया जाता है, और CAPF में जो आता है वो सिविल सर्विसेज में, ठीक है। लेंथ एंड ब्रेड्थ का मतलब है थ्रू ऑल द पार्ट्स, रैंक एंड फाइल का मतलब है द इंडिविजुअल हु कंट्रीब्यूट्स constitutes the body of an organization. A thorn in the flesh means a person or thing that repeatedly annoys someone. Next is moved heaven and earth, to work very hard to do something, step into someone's shoes, to take on a particular role or task that someone else has been doing. नेक्स्ट इज आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें एरर और रीराइट करना है सेंटेंस। जैसे आप इसमें करेक्शन नहीं कर सकते जैसे मैंने किया है, आपको ये पूरा सेंटेंस रीराइट करना पड़ेगा। जैसे माई सिस्टर प्रेफर्स, एस क्यों लगा, क्योंकि सिस्टर आपका सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के लिए आपकी वर्ब सिंगुलर आएगी। प्रेफर्स डॉग्स टू कैट, और प्रेफर वर्ब के साथ आपकी हमेशा प्रेफर के साथ टू लगता है, टू प्रपोजिशन, तो ये एक कॉम्बिनेशन में लगता है हमेशा। नेक्स्ट इज आई डोंट अप्रूव टू योर स्मोकिंग इन पब्लिक, राइट। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए इसमें स्मोकिंग क्या है। स्मोकिंग एक जेरेंड है। जेरेंड क्या होता है, इट एक्ट एज ए नाउन, राइट। जब भी ये नाउन की तरह कोई जेरेंड या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, वर्ब की कोई भी फॉर्म जो ING की तरह यूज़ हो रही है और जिसका काम एज ए नाउन हो रहा है, ठीक है, उसको हम जेरेंड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्मोकिंग जो है वो आपकी वर्ब की फॉर्म है, स्मोक प्लस ING, राइट। लेकिन ये एज ए नाउन की तरह यूज़ हो रहा है, नाउन की तरह यूज़ हो रहा है, तो ये जेरेंड कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, वो जो वर्ब की फॉर्म प्लस ING लगी हुई है वो एज ए जब भी नाउन की तरह काम करेगी तो वो जेरेंड कहलाएगी। और जब भी जेरेंड होता है उसके सामने जो भी आप कोई प्रोनाउन लिखते हैं तो उसका पोजेसिव केस का प्रोनाउन आपको लिखना पड़ता है। तो योर आप इसमें पोजेसिव प्रोनाउन लिखेंगे योर्स, तो योर की जगह योर्स आ जाएगा, राइट। जो योर होता है खाली वो आपका डिटर्मिनर होता है, और इसमें लिखा है जैसे जेरेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING इज प्रोसीडेड बाय पोजेसिव केस। पोजेसिव केस प्रोनाउन इससे पहले लगाना पड़ेगा, ना कि पोजेसिव डिटर्मिनर। नेक्स्ट इज वन ऑफ माई, स्टूडेंट नहीं होता, स्टूडेंट्स होगा, क्योंकि आपको ये पता है ये टोटल होता है और ये पार्ट होता है। जैसे एक क्लासरूम में 40 स्टूडेंट है और 3 आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। अगर क्लास में एक ही स्टूडेंट है और एक ही एब्सेंट है तो उसमें क्या टोटल और क्या पार्ट होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे सिंगुलर नहीं हो सकता, यहाँ पे आपको प्लूरल ही लेना पड़ेगा। सो पार्ट ऑफ टोटल आपको इसमें दिखाना पड़ेगा। वन ऑफ माई स्टूडेंट्स हैज़ गोट द प्रेस्टिजियस कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप इन दिस ईयर। नेक्स्ट इज द फ्रेशर द फ्रूट द बेस्ट इट टेस्ट। देखिए, जब भी आपको किसी भी एक नाउन या प्रोनाउन की दो क्वालिटी का कंपैरिजन करना है उसमें आप कंपैरेटिव क्वालिटी का यूज़ नहीं कर सकते, कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ नहीं कर सकते। अगर सेम नाउन सेम है, उसकी दो क्वालिटी आपको कंपेयर करनी है, यू कैन नॉट कंपेयर विद कंपैरेटिव डिग्री। वहाँ पे आपको जैसे बेटर या फिर टेस्टियर इस तरह से आप नहीं लिख सकते, कंपैरेटिव डिग्री वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते अगर एक ही नाउन की दो क्वालिटी दिखानी है, राइट। इसमें नाउन कौन सा है, फ्रूट, उसकी दो क्वालिटी क्या है, एक तो फ्रेश, दूसरा
इट टेस्ट, राइट, द बेस्ट इट टेस्ट। तो दो क्वालिटी है उसकी, सेम क्वालिटी मतलब सेम नाउन की क्वालिटी आपको भी कंपेयर करनी है तो आपको मोर यूज करना पड़ेगा। द मोर फ्रेश द फ्रूट द बेस्ट इट टेस्ट। नेक्स्ट इज ही क्वेश्चन माई मोटिव बिहाइंड मीटिंग द डायरेक्टर। अब एक होता है मोटिव, उसका मतलब है अ डेकोरेटिव इमेज और डिज़ाइन, और दूसरा होता है डोमिनेंट और रेकरिंग आइडिया इन ए आर्टिस्टिक वर्क। लेकिन यहाँ पे मोटिव जो आपका वो दूसरा है, इसका मतलब है रीज़न फॉर डूइंग समथिंग, कुछ रीज़न रहा होगा सो दैट ही इज़ मीटिंग द डायरेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिस पोजिशनिंग ऑफ वर्ड्स है या फिर इन अप्रोप्रिएट यूजिंग ऑफ वर्ड्स है, तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट यूजिंग ऑफ वर्ड्स आपको यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्शन आपको दी गई है दिस अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ वर्ड्स और मिस पोजिशन ऑफ वर्ड्स, तो यहाँ पे आपको मोटिव यूज़ करना पड़ेगा। सो इस वीडियो में इतना ही था, और टेस्ट 2 के आपके ग्रामर के बिल्कुल सभी क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस किए गए हैं, और कोई भी आपको इसमें ऐसा लग रहा है कि सर इसको मैं इस तरह से चेंज कर सकता था या नहीं कर सकता, यू कैन कमेंट डाउन, मैं वहाँ पे आपको आंसर कर दूंगा, इसी वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं, राइट। सो थैंक यू।